सबसे बड़ी बीमारी पाकिस्तान के भिखारी। सऊदी से बेइज्जती भरी विदाई, पाकिस्तान की हाई फाई कमाई। भिखारी पाकिस्तान, दुनिया परेशान। शाहबाज की इंटरनेशनल बेइज्जती, शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। मुर्शिदाबाद में कहां से आए दंगाई? हिंसा की हर तस्वीर हमने दिखाई। मुर्शिदाबाद का धुलियान मोड़ इस जगह का तस्वीर ही बता देगा कि क्या हमला का घटना घटाया गया था उस रात में। यानी जब वक्फ बिल के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान किस तरीके से हिंसा भड़का। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से बर्बादी, रामबन से लेकर किश्तवाड़ तक भारी नुकसान, कई मकान तबाह, कई जगह रास्ते भी बंद, फंसे हुए लोगों का हुआ रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन, कठुआ में दिखे 3 संदिग्ध, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, फूट डालने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती बीजेपी, अगर 400 सीटें आती तो सड़कों पर तलवारें लहराती। अब दिल्ली में पानी की चोरी और कालाबाजारी पर लगेगी रोक, सीएम रेखा गुप्ता ने 1111 वाटर टैंकर का किया लोकार्पण, नए पानी के टैंकरों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल मर्डर केस में एक्शन जारी, आरोपी लेडी डॉन जिक्रा समेत दिलशाद साहिल गिरफ्तार, चाकू से हमला करने का है दोनों पर आरोप। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। भिखारियों को लेकर दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। भिखारियों से परेशान सऊदी अरब ने 4700 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा है। ये बात खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कही है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक ये लोग अलग अलग वीजा पर सऊदी गए थे और वहां जाकर गैर कानूनी तरीके से भीख मांग रहे थे। FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक इससे पहले 2024 तक 3 सालों में सऊदी अरब में 4000 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा। बता दें कि सऊदी अरब में भीख मांगने के खिलाफ सख्त कानून है। इन कानूनों के तहत भिखारियों को जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। इसके बावजूद पाकिस्तानी भिखारी हज के बहाने या उम्रा के बहाने मक्का पहुंच जाते हैं और वहां भीख मांगने लगते हैं। एक और हैरानी वाली बात जानिए, मक्का मदीना के पास जब चेकिंग हुई तो वहां पर 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी निकले। पाकिस्तान भले ही तंगहाल हो, लेकिन पाकिस्तान के भिखारियों की कमाई हाई फाई बताई जा रही है। ये 42 अरब रुपए सालाना कमाते हैं। हैरत की बात यह है कि 25 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख के करीब भिखारी हैं, जबकि अपुष्ट आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा पेशेवर भिखारी हैं। पाकिस्तान के भिखारी ज्यादातर दक्षिण पंजाब, कराची और सिंध के अंदरूनी इलाकों से आते हैं और ये सऊदी अरब ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, अमीरात और कतर जैसे देशों में भी फैले हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। भिखारियों से शर्मसार पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान। सऊदी अरब ने 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजा। शहबाज शरीफ की फिर हुई इंटरनेशनल बेइज्जती।
कंगाल पाकिस्तान के लिए भिखारी सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं। हाल ये है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को पब्लिक के सामने मानना पड़ रहा है कि दुनिया में भिखारियों के कारण पाकिस्तान की छवि बेहद खराब हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान इसीलिए आया है क्योंकि सऊदी अरब ने 4700 से ज्यादा पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़कर वापस पाकिस्तान भेज दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ के अनुसार ये भिखारी अलग अलग वीजा पर सऊदी गए थे और वहां जाकर गैर कानूनी तरीके से भीख मांग रहे थे। इनको सऊदी पुलिस ने हिरासत में लिया और डिपोर्ट कर दिया। ये सारी जानकारी सियालकोट में एक कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद आसिफ ने दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह आंकड़ा कब से कब तक का है। पाकिस्तान के भिखारियों से सऊदी अरब परेशान। सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म है और भीख मांगने के खिलाफ सख्त कानून भी है। यहाँ भीख मांगने पर 6 महीने की जेल हो सकती है या 50,000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे सख्त कानून के बाद भी मक्का मदीना के पास 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी हैं। विदेशों में ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी दक्षिण पंजाब, कराची और सिंध के अंदरूनी इलाकों से हैं, जिन भिखारियों को अरब देशों से वापस भेजा गया है। उनके नाम FIA इमिग्रेशन की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। अब ये दोबारा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते हैं। सऊदी अरब से पहली बार भिखारी वापस पाकिस्तान नहीं भेजे गए हैं, बल्कि FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार सऊदी अरब ने 2024 तक पिछले 3 सालों में 4000 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान के भिखारी विदेश में जाकर भीख मांगते हैं। इससे दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। पाकिस्तान के भिखारियों की हाई फाई कमाई। पाकिस्तान में और कोई कारोबार भले ही चलता हो या नहीं चलता हो, लेकिन भिखारी इंडस्ट्री बूम पर है और ये सालाना हाई फाई कमाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो यह करीब 42 अरब रुपए है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मानते हैं कि 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं। यानी समझ लीजिए कि पाकिस्तान की कुल आबादी में 10% से ज्यादा लोग भिखारी हैं। हालांकि पेशेवर पाकिस्तानी भिखारियों की संख्या 3 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। हाल ये है कि पाकिस्तान सरकार के सामने दूसरे देशों में जाकर भीख मांग रहे नागरिक हमेशा से बड़ी समस्या हैं। सरकार ने हालिया महीनों में विदेशों में जाकर भीख मांगने वाले हजारों लोगों के पासपोर्ट भी सस्पेंड किए हैं, लेकिन फिर भी भिखारी कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये बढ़ रहे हैं और सऊदी अरब जैसे परेशान होकर इन भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। किसी भी देश के लिए एक बड़ी परेशानी से कम नहीं है कि उसके यहाँ से बाकायदा हवाई जहाज का टिकट लेकर, वीज़ा लेकर दूसरे देश जाने वाले लोग वहाँ पहुँचने के बाद अपने हुनर के सिक्के, हुनर के झंडे गाड़ने की जगह भिखारी या भीख मांगने जैसे कामों में फंसकर वापस भेजे जाते हुए दिखाई पड़े। ये नंबर कोई बहुत बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वही लोग क्यों पकड़े जाते हैं और ये पाकिस्तान के लिए भी एक सर दर्द और परेशानी से कम नहीं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, और बहुत जल्द जमीर अली देहतो मेरे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस वक्त जुड़ेंगे। अरविंद भाई, बहुत स्वागत है आपका। किसी भी देश के लिए उसके लोग, उसके नागरिक दूसरे देशों में उसकी पहचान होते हैं। पाकिस्तान की मजबूरियां कहें या पाकिस्तान का अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कहें कि वहाँ से निकल कर ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उन इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएं जहाँ से रिलीजन किसी न किसी बहाने जुड़ा हुआ है और वहाँ पर ऐसे रिलीजियस ज़कात या भीख लेकर अपना गुजर बसर कर सकें और अपना घर देख सकें। एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं लगती है पाकिस्तान के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया राजेश साहब। ये सच बात है कि पाकिस्तान के लिए चुनौती तो है ही, पर ये चुनौती खड़ी क्यों हुई है? चुनौती खड़ी होने का जो मूल कारण है वो ये है कि वहाँ के जो हुक्मरान थे उन्होंने पॉलिसी लेवल पे कोई न तो टर्सरी, न प्राइमरी, न किसी भी सेक्टर में वहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं पे भी वो आगे नहीं बढ़ रही है, न रोजगार के नए साधन हो रहे हैं, न जो पाकिस्तान और भारत का जो पड़ोसी है चीन ने जो जिस तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया
वैसा दोनों ही देश नहीं कर पाए, ये सच है। हालांकि भारत ने सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा कर लिया और इसीलिए वह दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। खासकर उसके जो कामगार हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, वो वेस्टर्न और खासकर ये जो गल्फ कंट्रीज में जाके वे अपना काफी नाम कमा रहे हैं। पर पाकिस्तान के पॉलिसी लेवल पे ना ये सारी चीजें देखने को मिली। उन्होंने अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा वो रक्षा पे खर्च करते रहे, क्योंकि वहां पे जो सेना है वो काफी ताकतवर रही है, तो इसलिए वो नहीं कर पाए। अब बहुत ज्यादा ऑफेंडेड होने से तो क्या फायदा है, क्योंकि जो वास्तविकता है वह तो वास्तविकता है। हालांकि भिखारियों की संख्या इतनी बड़ी नहीं है, पर यह एक तरीके से ये चेहरा जरूर है कि आपके देश में हो क्या रहा है। और जहां तक भिखारियों का स्तर है वो भी काफी मतलब हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न यूरोप में जाएंगे तो भिखारियों का जो पहनावा पहनावा वगैरह है वो एक अलग तरीके का होता है। वहीं आप जब ईस्टर्न यूरोप में जाएंगे, खासकर ये जो कंट्रीज जो पहले कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस में थे, उनमें भिखारियों का एक अलग तरीके का स्तर है। पर जो सबसे बदतर स्तर है, मुझे लगता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज और खासकर जो दक्षिण एशिया में, जो खासकर पाकिस्तान के जो भिखारी है वह वाकई शर्मिंदगी देने वाले हैं। दूसरी बात यह कि इन भिखारियों को आपने बाहर जाने से तो रोक लिया, पर आपने उनके रोजगार की क्या व्यवस्था की है, इस बारे में वहां की सरकार काफी मौन है। और इसके बारे में अगर किसी का बयान भी आता है तो वो ख्वाजा साहब का आता है, जो वहां के डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर हैं। जबकि ये बयानात अगर किसी को देना चाहिए तो या तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर को देना चाहिए था, या फिर वहां के वित्त मंत्री को या कंसर्न मिनिस्टर को देना चाहिए था कि ये हो क्यों रहा है। तो यह भी एक बताता है कि पाकिस्तान में किस लेवल पे गड़बड़ियां हो रही है और उसका क्या किया जाना चाहिए। राजीव साहब, क्या किया जाना चाहिए, ये बात आप यहाँ पर बता रहे हैं। आपने बहुत अच्छी जगह इशारा किया। आपने ये नहीं देखा कि इतने भिखारी वहाँ से यहाँ भेजे गए हैं, आपने ये देखा कि इसके पीछे की जड़ क्या है। क्या वाकई पाकिस्तान आज की तारीख में आपको लगता नहीं कि वो केवल इनके पासपोर्ट कैंसिल लिस्ट में डालकर इन्हें पाकिस्तान बाहर जाने से रोककर फर्दर नए भिखारी नहीं पैदा करेगा? या फिर आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसमें और सारे लोग भी इसी बहाने वीज़ा हासिल करके जाएंगे और एक बार वो भी डिपोर्ट होंगे? ये सच है राजीव साहब, क्योंकि ये इनके जितने भी लोग जाते हैं, दूसरी बात यह कि उन देशों में रोजगार की इतनी अपार संभावनाएं हैं कि अगर मान लो वो इलीगली भी वहां जाते हैं तब भी वो कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। बावजूद वो उसके काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है उनका अनस्किल्ड होना। जो वहां जितने भी भिखारी जा रहे हैं वो, उनकी अगर किसी चीज में स्किल है तो वो भिखारी या भीख मांगने की है, और किसी चीज में स्किल नहीं है। तो यह वाकई एक दुखद चीज है। दूसरी बात यह कि भीख मांगना एक ऐसा पेशा है जो कि रोजगार का सृजन नहीं कर रहा है, कहीं पे निवेश नहीं ला रहा है, और उससे उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। वो एक तरीके से अर्थव्यवस्था पे यह जितने भी भिखारी लोग हैं वो एक तरीके का बोझा ही होते हैं। तो इसके लिए तो पाकिस्तान की जो खासकर शिक्षा व्यवस्था में तो वहां पे धर्म के नाम पर अजीब अजीब सी चीजें सिखाई जाती है। और बिल्कुल जो हमारे जो समाजवादी जो थिंकर थे भारत के, लोहिया जी, उन्होंने एकदम साफ कहा था कि पाकिस्तान का अगर भविष्य कहीं है तो भारत से रिश्ते सुधार के शांति से रहने में ही है। क्योंकि अगर वो भारत से लड़ता रहेगा तो खाली पूरा ये प्रदेश पूरा डिस्टर्ब रहेगा। और आप देख रहे हैं कि इतने सालों में लगभग एक सदी बीत गई, कोई कम नहीं होता है, 5 पीढ़ियों से भी ज्यादा पीढ़ियां बीत चुकी है। और ऐसे में भी अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को नहीं बदलता है, अपनी चीजों को नहीं बदलता है, तो ये हमारे लिए भी कंसर्न है। आप और मैं आज हम यहाँ चैनल पे इसलिए बात कर रहे हैं कि इसका सीधा सीधा जो दुष्परिणाम है वो भारत पे भी आ रहा है। भारत पे आ रहा है और पाकिस्तान पे ये है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी अगर नीतियां सही नहीं होगी तो उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। भारत का जो डेवलपमेंट है वो इतना युद्धों के कारण रुका है। तो उन्होंने जो भी जो सारी जो जिन नीतियों का अनुसरण किया है वो विध्वंसात्मक थी। वो ना उनके लिए अच्छी थी ना उनके पड़ोसियों के लिए। पर यह भी सच है कि दुनिया का कोई भी देश पड़ोसियों को अपनी मर्जी से नहीं चुन सकता है। तो भारत को वो विरासत में मिले हैं
और ये वाकई दुखद है राजीव साहब। नहीं, पाकिस्तान का जन्म ही भारत विरोध पर हुआ है और भारत विरोध ही वहाँ की राजनीति का भी एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं कि एड्रेनलिन की तरह काम करता है। वो पॉलिटिक्स उनकी चलती भी भारत विरोध पर ही है और ये भारत विरोधी है जिसके चलते पाकिस्तान ने इतनी बड़ी भिखारियों की फौज तैयार कर ली। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल राजीव साहब, यही सच है और आपने बिल्कुल सही बात कही है। और मैं वाकई यही कहना चाह रहा था कि इतनी बड़ी भिखारियों की फौज है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और वहाँ की फाइनेंस पॉलिसी की डिपेंडेबिलिटी कुछ फॉरेन फोर्सेस पर है, तो इसका कारण ही भारत विरोध है। और वहाँ के हुक्मरान दरअसल ये सब नहीं करते तो आज पाकिस्तान और भारत तो खैर समृद्ध देश है ही, उसकी समृद्धि और अधिक होती और पाकिस्तान जो आज बर्बादी के कगार पर है वह नहीं होती। पाकिस्तान में बहुत भयानक तरीके का अनरेस्ट है। वहां पे जिस दिन मौका मिलेगा वह दिन दूर नहीं है जिस समय की श्रीलंका के में आपने देखा कि सत्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश में भी हुआ है। पाकिस्तान क्योंकि थोड़ा सा अपेक्षाकृत बड़ा राष्ट्र है, इसलिए वहां थोड़ा ऐसा होने में थोड़ा समय लगेगा, पर वह दिन दूर नहीं है कि जब वहां लोग पार्लियामेंट में घुस जाएंगे या वहां के जितने भी जो सत्ता प्रतिष्ठान हैं वहां, तो ये आप और मैं अपने जीवन में देखेंगे। पाकिस्तान में विद्रोह बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है राजेश साहब। लेकिन आपने कहा था ना कि ये लोग अर्थव्यवस्था इकनॉमी पर एक बोझ की तरह होते हैं, वो आपने ज़रा भी गलत नहीं कहा। लेकिन ख्वाजा आसिफ अब्बास ये भी कह गए, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ये भी कह गए कि ये लोग करीब 42 अरब रुपया कमाते हैं, करीब 2 से 2.5 करोड़ के बीच में पाकिस्तान में बैठे हुए भिखारी, और जो बाहर जाते हैं वो भी एक तरीके से पाकिस्तान की इकनॉमी में पैसा वापस भेजते हैं। शायद इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि ऐसे लोगों की सही जांच नहीं करना कि क्यों बाहर जा रहे हैं वो। पाकिस्तान में देखिए वो लीगली तो वो पैसा भेज नहीं सकते हैं, अगर हवाला या किसी और जरिए से भेजते हैं तो वो है, पर मुझे लगता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का ये तरीका नहीं है। वहाँ एक तरीके से आप वहाँ चोरी करके और इलीगली ही वो लोग पैसा भेज रहे हैं। और ये आंकड़ा ख्वाजा साहब के पास कैसा आया? क्या कोई सरकार ने कोई ऐसा सर्वे कराया? अगर करवाया, सरकार को इसकी जानकारी थी तो उन्होंने समय रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये अपना विवाद का प्रश्न है। पर आप मजेदार बात ये देखिए कि हमारा जो पड़ोसी है चीन, वहां से अमेरिका से और वेस्टर्न देशों से क्या चुरा के लाता है? टेक्नोलॉजी। वहाँ का जो साइंटिस्ट हैं उसकी एक लेबोरेटरी आप अमेरिका में देखेंगे, दूसरी लेबोरेटरी चाइना में देखेंगे। तो वहां से ये लोग ये चुरा के लाते हैं। हम लोग वहां से क्या चुरा के ला रहे हैं? हम मतलब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को भी 1947 से पहले वह भारत का ही अंग था। तो पाकिस्तान के लोग वहां से क्या चुरा के ला रहे हैं? पैसा। और वो पैसा जो कि यहाँ आके वो, क्योंकि वो निवेश में नहीं हो रहा है, उसका कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, कहीं इंडस्ट्री में नहीं लग रहा है, उससे कोई बैंक में लोग वो नहीं कर रहे हैं। वो एक तरीके से गरीबी को थोड़े समय के लिए मुलतवी कर सकते हैं। और भिखारियों की भी श्रेणी होती है अलग अलग। एक तो जो बहुत ही बुरे हालत में जो खुद की सर्वाइवल के लिए करते हैं, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो खासकर वहां बाहर के देशों में जाके वो कमाते नहीं है, खाली वो अपना वक्त बिताते हैं। तो वो भिखारी, भले ही आप सूटेड बूटेड लोगों को भी देखेंगे, पर वो भी बहुत सारे ऐसे भिखारियों के शक्ल में पूरी दुनिया में रहते हैं जो खासकर पाकिस्तान से गए हुए हैं। अगर वो पाकिस्तान अपनी शिक्षा व्यवस्था में एक खास तरीके का सुधार लाए और वह केवल किसी देश के विरोध पर टिकी हुई नहीं हो। मुझे जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि वहाँ की स्कूलों में यह पढ़ाया जाता है कि जो वहाँ का इतिहास है, दरअसल इस भूमि का सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह या जो पूर्व का जो गौरवशाली जो प्राचीन इतिहास है उसका अध्ययन पाकिस्तान में नहीं कराया जाता। हाँ, वहाँ बताया जाता है गजनवी से शुरू होती है शायद वहां पर पाकिस्तान की कहानी। जी बिल्कुल। और ये वाकई दुखद है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा अन्याय है एक पूरी इतनी बड़ी आवाम के खिलाफ। उन लोगों को, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतिहास कभी माफ कर पाएगा जिन्होंने एक पूरी बड़ी आबादी को इस कगार तक पहुंचा दिया है। और इसका कारण क्या था? कारण ये था कि वहाँ की पॉलिसी ऐसे लोग चला रहे थे जो कि एक्सपर्ट नहीं हैं। जब भारत में हरित क्रांति हो रही थी, संचार क्रांति हो रही है, मिसाइल क्रांति हो रही थी, ये सब दुग्ध क्रांति, तमाम क्रांतियां हो रही थी, तब वहां के पॉलिसी बनाने वाले कौन लोग थे? जो एक खास क्षेत्र में एक्सपर्ट थे, रक्षा के क्षेत्र में। वहां के
जो आर्मी के लोग हैं, वहाँ के जो मिलिट्री सर्विसेज के लोग हैं, वो लोग पॉलिसी बना रहे थे। यहाँ तक कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, बाहर जो उनके एम्बेसडर्स वगैरह होते थे, वो भी ज्यादातर आर्मी बैकग्राउंड के होते थे। सारी मिनिस्ट्रियां उनके कब्जे में होती थी। तो ऐसे में जिनकी विशेषज्ञता ही नहीं है कि कैसे नई नीतियां बनाई जाए, कैसे क्या किया जाए, उनसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती थी। उन्होंने केवल अपने घर भरे। हर एक वहाँ के आप देखेंगे कि वहाँ का आर्मी जनरल का अपना कोई ना कोई बिजनेस चल रहा है जो कि उसका पैसा कमाता है। तो वो लोग एक तरीके के व्यापारी लोग हैं। रक्षा भी ठीक से करना नहीं जानते हैं ये लोग। तो ये वाकई दुखद है और उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है राजीव साहब की आप और हम चर्चा कर रहे हैं, जो कुछ भी आज पाकिस्तान में बुरा हो रहा है। और इस तरीके के लोग जब भी किसी भी देश के, मैं अब पाकिस्तान को एक साइड में कर देता हूं, चर्चा का एक हिस्सा बना देता हूं, ऐसे लोग अगर कहीं से भी किसी भी देश से बाहर जाते हैं, उसका असर जेन्युइन पासपोर्ट होल्डर्स पर कितना एडवर्स इफेक्ट डालता है? आपका बहुत ही सब कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि अगर आप वहां बाहर भिखारी आपके देशों से जाते हैं तो आपके जो वहाँ के जो इज्जतदार लोग हैं उनको उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी में आपको एक खास तरीके का चैलेंज देखने को मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो समझदार लोग हैं वो आपको एसोसिएट करेंगे उन भिखारियों से। जो वहाँ की अलग अलग इंडस्ट्रियों में जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो काफी एफिशिएंट माने जाते हैं, खासकर साउदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड के, जो साउदर्न एशिया है, पर बावजूद इन भिखारियों के कारण आपको उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। तो ये वाकई दुखद है। जहां एक तरफ आप देखिए कि दक्षिण एशियाई मूल के मित्तल जैसे लोग भी हैं जो वहाँ काफी इज्जतदार है, वहाँ की जो लॉर्ड सभा है उसके सदस्य हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने वहां जाके अपने उद्यम से अपने लिए एक जगह बनाई है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, खासकर यूके वगैरह में इन लोगों ने, खासकर पंजाबी कल्चर से जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। और उसके साथ साथ ये जो भिखारी और ये जो छवि है वो वाकई उनके लिए भी एक चैलेंज पैदा करती है। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासकर नौकरी में। उसी नौकरी के लिए एक जो वाइट को जितना पैसा मिलता है, एक मतलब खासकर ब्राउन को या येलो कलर वाले जो साउथ एशियन को बहुत ही कम पैसा मिलता है। तो यह सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यह वाकई किसी देश की उन्नति के लिए उससे उसका आत्मविश्वास कम होता है। और जिस देश का आत्मविश्वास कम हो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि आप देखिए कि भारत में भी राष्ट्रवाद की शुरुआत तब होती है जब विवेकानंद जैसे लोग भारत में आत्मविश्वास करते हैं कि हिंदू धर्म महान है या भारतीय संस्कृति महान है। जब यह कहा जाता है तब हम अपने राष्ट्र के लिए खड़े होते हैं और देश का स्वतंत्रता आंदोलन होता है। पर जब आपके आत्मविश्वास को कोई कमजोर करता है तो एक संपूर्ण देश के रूप में उसका पतन होता है। राजीव साहब, नहीं, आप एकदम सही बात यहाँ पर कह रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे साथ और भी इस पे चर्चा मैं और करता। लेकिन एक चीज़ आपसे मैं अब भी देखता हूँ, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी बयान आते हैं वहाँ उनके आर्मी जनरल हों या उनके पॉलिटिशियंस हों, वो कोशिश ये करते हैं कि किसी बहाने कोई ऐसे इशू पर ज़्यादा बात हो जो इशू टसल क्रिएट करता है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान चेंज कर पाएगा इस सूरत को, इस तस्वीर को? अभी जो हालात है उसमें तो मुश्किल लगता है, क्योंकि बयानात के बाद में, पहली बात तो उनके बयानात भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले जो वहाँ के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने ये बयान दिया कि एक दो राष्ट्र एक वास्तविकता है और वहाँ हिंदू और दो अलग अलग कल्चर है, वो ये नहीं देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो जितना पाकिस्तान और भारत, उत्तरी भारत में जितनी सिमिलरिटीज हैं, अगर हम सही मायने में देखा जाए तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कल्चर में उतनी सिमिलरिटीज नहीं है। उसका कारण द्रविडियन और आर्यन कल्चर से है। क्योंकि दोनों ही आर्यन कल्चर है, चाहे वो कितना ही अपने आप को मुस्लिम कहें, पर दरअसल ये 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स की बात है। उससे पहले तो जो उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी ही आर्यन प्रैक्टिसेस ही हैं। तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों के बावजूद वो द्विराष्ट्र की थ्योरी, तो कम से कम पहले वहां के लोग या वहां के खासकर हुक्मरान जो देश का भविष्य तय कर रहे हैं वो इस चीज पे तो एकमत हो कि उन्हें करना क्या है। जब वो इस चीज को तय कर लेंगे तभी मुझे लगता है कोई संभावना है। मैं बड़ी देर से उम्मीद कर रहा था कि मेरे साथ पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ जाएं। देर हुई लेकिन वो मेरे साथ जुड़ गए हैं।
ज़मीर अली देथो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ज़मीर भाई, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जो सियालकोट में बयान दिया, जिसको पाकिस्तान में भी काफ़ी देखा गया, काफ़ी सुना गया, कि यहाँ से जा रहे लोग जो इस्लामिक कंट्रीज़ में जा रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ जाके भीख मांगे, और ये पाकिस्तान के ऊपर एक दो धारी तलवार की तरह हो जाता है कि एक तो पाकिस्तान का इंप्रेशन खराब होता है, और दूसरा जो जेन्युइन लोग हैं उनके ऊपर वही भिखारियों जैसा इंप्रेशन बाकी लोग देखने लगते हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं बन गया है इनसे निपट पाना? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, इसको हम उसी एक तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन हमारे हुकूमत जो है वो उनको ये सूरत हाल नजर नहीं आती थी। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको नजर तो आना शुरू हो गया कि उनके जो लोग हैं वो बाहर जाकर किस तरह के कांड करते हैं, और फिर उसका इम्प्रेशन जो पाकिस्तान है वो उस पर बतौर नेशन किस तरह का पड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान से वो क्रिमिनल एलिमेंट्स जो कि मुख्तलिफ बहानों से पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं, वो कभी वहां जाकर कुछ जराइम पेशा अनासर के साथ मिल जाते हैं, कभी वो वहां पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं, या कभी कोई किसी और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमें बतौर पाकिस्तानी पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारे अपने ही जो इदारे थे, जैसे FIA है और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके जो अफसरान जिनसे मिली भगत करके ये इस तरह के सारे कारनामे सर अंजाम देते थे, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसकी वजह भी यही है कि यही हमारे जो मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ या उस तरह के और दीगर लोग, इस तरह की किसी मंत्री का उसके ऊपर कोई ना कोई हाथ होता है, उसके बाद फिर वो सारे का सारा गैंग ऑपरेट करता है। देखें, इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं उससे अगर आप देखें, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, वहां के जो आम शहरी होते हैं, वहां के जो आम नागरिक होते हैं, उनका कभी कोई लेना देना नहीं रहा। ये इस तरह के मखसूस गैंग्स हैं जो हर जगह पे जाकर कोई ना कोई ऐसा कांड करते हैं जिसके नतीजे में बतौर कौम उनका फिर खुमियाजा भुगतना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है, लेकिन इंतहाई मुजरमाना बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ जो इनके ऊपर तबसरा कर रहा था, ख्वाजा आसिफ खुद इसके जिम्मेदार हैं, इस बुनियाद पे कि इस तरह के जो लोग हैं वो क्यों यहाँ से गए, उन्होंने क्यों पाकिस्तान को बतौर नेशन, बतौर एक मुल्क ऐसा काम किया जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और अभी भी अब मैंने तो इन लोगों को नहीं रोकना, या फिर पाकिस्तान के जो आम शहरी है उन्होंने तो नहीं रोकना,